नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटेड असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा के भोपाल डिग्री कॉलेज के सामने बिलखिरिया एरिया में घर नजदीक में ही फार्म हाउस और ऑफिस पर थर्सडे को लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि महज 30,000 रुपए महीने वेतन पाने वाली हेमा मीणा ने 2 एकड़ जमीन पर 20,000 वर्ग फीट में आलीशान फार्म हाउस बना रखा है, जहां 30 लाख रुपए की टीवी लगा रखी है। इतना ही नहीं, गिर नस्ल की 70 गाय, महंगी नस्ल के 65 कुत्ते भी पाले हुए हैं। फार्म हाउस के गेट पर चौकीदार तैनात रहते थे, जो वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। बता दें कि छापेमारी के दौरान मीणा के फार्म हाउस से 10 कारें भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए के कृषि उपकरण, 10.5 लाख का सोना, 8,000 की चांदी और 70,000 रुपए नकद मिले हैं। 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और महंगी शराब की बोतलें भी उनके घर से बरामद की गई हैं। लोकायुक्त के अधिकारियों का कहना है कि कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पूरी संपत्ति के आकलन में 2 दिन का समय लगेगा। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीणा का मासिक वेतन 30,000 रुपए है, लेकिन उसने 13 साल की नौकरी में आय से 232% ज्यादा संपत्ति एक्वायर कर रखी है। वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए होनी चाहिए थी। खास बात यह है कि 20,000 वर्ग फीट में फैले परिसर में मौजूद दर्जनों कर्मचारियों से बात करने के लिए हेमा मीणा वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती थी। यही नहीं, लोकायुक्त पुलिस के छापे में संविदा इंजीनियर के बंगले से रोटी बनाने की भी मशीन मिली है। 2.50 लाख रुपए की इस मशीन का इस्तेमाल कुत्तों के लिए रोटी बनाने में किया जाता है। लोकायुक्त पुलिस के 50 लोगों की टीम हेमा मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो बंगले पर तैनात गार्ड्स ने रोका टोकी की। तब सिविल ड्रेस में पहुंची टीम के सदस्यों ने खुद को पशुपालन विभाग का अधिकारी बताया। साथ ही बंगले में लगे सोलर पैनल चेक करने का बहाना बनाकर अंदर घुस गए। इसके बाद अंदर मौजूद हेमा मीणा को एक कमरे में बैठाकर उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को गुजरात के गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भाजपा के लिए देश का विकास एक कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने साकार होते हैं। यहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया। हर गरीब पीएम मोदी ने कहा कि लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न जाति देखती है और न ही धर्म देखती है। हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है। हम योजनाओं के 100% सैचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं। यानी जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं, उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति।
हर गरीब पहले कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने देश भर के करीब 51,000 शिक्षकों को संबोधित किया। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तत्कालीन राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि भूमिका ही अत्यंत घृणास्पद आहे आणि म्हणून मी आपल्याशी बोलताना मागे एकदा बोललो होतो की निवडणूक आयुक्त हे नेमण्याची सुद्धा एक प्रक्रिया असली पाहिजे, जसं एक न्यायवृंद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिवसेना बचाने का काम हमने किया है और जनता ने हमें सपोर्ट किया है। उनके पास बहुमत नहीं था, उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना हुई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज बीजेपी को कई मोर्चों पर मात खानी पड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट में लोकतांत्रिक और राजनीतिक लड़ाई हारे हैं। आज भाजपा को कई मोर्चों पर मात लगी है, मात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं वो लोकतांत्रिक लड़ाई, नैतिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, एथिकल किसी भी मापदंड से आप गिन लें, हारे हैं वो। आज दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र की विजय हुई है, समाधान निकलेगा और लोकतंत्र पे जो हनन किया है बीजेपी सरकारों ने या बीजेपी भाजपा द्वारा नियुक्त एलजीज ने, उनको बहुत हद तक वापस संतुलित किया है इस निर्णय ने। बता दें, महाराष्ट्र में जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई थी, जिसके बाद अब 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया। यानी फिलहाल अब ये मसला टल गया है। इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को बड़ी राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। वो अब जेल से बाहर हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें पेश होना है। यहाँ उन्होंने उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने अदालत के अंदर से उनकी गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस बीच सुनवाई के दौरान इमरान खान ने फिर से अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया है। इमरान खान से मुलाकात हुई है और उनके केस में वापस जाके पेश होना है। साथ फवाद चौधरी का केस है, उसमें पेश होना है। साथ असद उमर का केस है, उसमें भी पेश होना है। और वो केसेस जो फवाद चौधरी का है वो हेबियस पिटीशन यानी उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी, उसके ऊपर मैंने दलाइल मुकम्मल किए हैं चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में। और जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग पेश हुए थे वो कह रहे थे कि बाबर साहब को भी पकड़ना है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या इनके दलाइल से किसी को खतरा पेश आ गया है। बाकी तो ये ना ईंट मारते हैं ना रोड़ा उठाते हैं बाहर। बहरहाल मैंने कहा कि अगर किसी को शौक है तो मैं हाजिर हूँ, पकड़ लो, मेरा मुल्क है। मैं तो ना पिछले दरवाजे से बाहर निकलूंगा, ना मैं इसमें से भागूंगा और ना ही मैं किसी जगह छुपूंगा। एक तरफ इमरान खान की पेशी होनी है तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में उनके समर्थक जुटने लगे हैं और सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। शहबाज शरीफ सरकार के गुस्से को इससे समझा जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं। और पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब ने यहाँ तक कहा कि आज पाकिस्तान की ये जो हालत है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। और मुझे ये बताएं कि आपने वो फुटेजेस देखी होंगी चीफ जस्टिस साहब, आपने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें लोगों के घर जल रहे हैं,
सड़कें जल रही हैं, एम्बुलेंसेस जल रही हैं, मस्जिदें जल रही हैं, अस्पताल जल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान जल रहा है। तो फिर मुझे ये बताएं कि कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिली राहत पर शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट दीवार बन गया है। आज अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिस जमाने में आपके खिलाफ, हमारे सबके खिलाफ झूठे केसेस, मुकदमात बनाए जा रहे थे, उसी वक्त चाहे वो बीआरटी पेशावर का मंसूबा हो, चाहे वो बिलियन ट्री का मंसूबा हो, चाहे वो दूसरे मंसूबे हों, न सिर्फ उनके ऊपर स्टे ऑर्डर दिए जा रहे थे, बल्कि उन केसेस को यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन शजर ममनुआ करार दी जा रही थी। फिलहाल इस्लामाबाद में धारा 144 लग गई है और इमरान खान के करीब 1000 समर्थकों को अरेस्ट किया गया है। राजधानी में बड़ी संख्या में सेना को तैनात किया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तून में भी सेना की तैनाती है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा होने पर तीखा हमला बोला था और कहा कि उन्हें गिरफ्तारी के दौरान पीटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल नहीं होने पर 36 नर्सिंग के छात्रों पर कार्रवाई की गई है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक विवादित ट्वीट किया है और उन्होंने मन की बात को मंग की बात कह दिया है। ट्वीट करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैंने भी मंग की बात नहीं सुनी है, एक बार भी नहीं, कभी सुनूंगी भी नहीं। क्या मुझे भी सज़ा मिलने वाली है? क्या मुझे एक हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर निकलने से मना किया जाएगा? गंभीर रूप से चिंतित हूँ। दरअसल चंडीगढ़ में PGI-MER प्रशासन ने पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल ना होने पर नर्सिंग के 36 छात्रों पर हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। PGI-MER के अधिकारियों ने एक लिखित आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के सभी नर्सिंग छात्रों को कैंपस के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। 11 मई को PGI-MER की ओर से जारी एक बयान में अपने फैसले का बचाव किया। संस्थान ने कहा कि ये रेगुलर करिकुलम एक्टिविटीज़ के तहत किया गया था, जिसमें गेस्ट लेक्चर और डिस्कशन के लिए एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को आमंत्रित किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार संस्था के प्रिंसिपल डॉक्टर सुखपाल कौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, निदेशक PGI के निर्देशानुसार छात्रों और छात्रावास समन्वयक को ये संदेश दिया गया है कि पहले और तीसरे साल के छात्रों को मन की बात के 100वें एपिसोड में विशेष कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य था। उस पत्र के अनुसार एक चेतावनी जारी की गई थी कि व्याख्यान में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का बाहर जाना रद्द किया जाएगा और छात्रावास के रात और सुबह के दौरे के दौरान फिर से याद दिलाने के बावजूद 36 छात्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। Never miss an update.